अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है और इसकी सतह पर सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र में दर्शाए गए हैं। अभी देखेंगे हम चित्र में। विषाणु या वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात यहाँ पर विषाणु है, अर्थात विषाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र में दर्शाए गए हैं, जैसे ये कुछ जीवाणु और विषाणु के चित्र दिए हुए हैं। यह है स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, ये तो है जीवाणु। फिर है शैवाल। शैवाल में देखो क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। फिर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के उदाहरण देखिए, अमीबा, पैरामीशियम। फिर है कवक। कवक में देखिए उदाहरण राइजोपस, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं इसको, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ये कवक के उदाहरण हैं। इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन आप आगे की कक्षाओं में करेंगे। तो वापस चलते हैं। विषाणु की बात कर रहे थे, जैसे कि अभी एक विषाणु चल रहा है कोरोना। तो कोरोना भी एक विषाणु है। विषाणु या वायरस बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कोरोना के भी यही लक्षण है, जुखाम, खांसी, बुखार आदि। ये सब वायरस के कारण होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में आप पिछली कक्षाओं में कक्षा 6 में और 7 में पढ़ चुके हैं। ये वापस देखिए चित्र। ये कुछ सूक्ष्म जीवों के चित्र दिखाए हुए हैं। ये क्लेमाइडोमोनास है, शैवाल है एक प्रकार का, स्पाइरोगाइरा, ये दोनों शैवालों के उदाहरण हैं। अमीबा और पैरामीशियम ये प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। और कवक के उदाहरण है राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ये विषाणु का एक रेखिक चित्र है, वो दिया गया है। इस तरह से विषाणु को दर्शाया जाता है। जो ये सूक्ष्म जीव है वो कहाँ रहते हैं,
सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक, जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीवों का हमसे क्या संबंध है, इसके लिए देखते हैं हम सूक्ष्म जीव और संबंध। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म जीवों की इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोगकारक है। हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मित्रवत सूक्ष्म जीव, सबसे पहले देखते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा होता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। दही एवं ब्रेड का बनना। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। रवा यानी कि सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। इस कारण यह बैंकिंग उद्योग में उपयोग का आधार है, जिसे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर एल्कोहल एवं शराब एवं एसिटिक अम्ल एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। एक बार एक क्रियाकलाप दिया हुआ उसको देखते हैं। 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान यानी कि गर्म स्थान पर ढक कर रखिए। अब विलयन को अगर हम सूंघ कर देखते हैं तो उसमें से एक गंध निकलती है। यह गंध है एल्कोहल की होती है।
जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बनती है। इस प्रक्रिया को किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत भी सूक्ष्म जीव है। ये भी सब सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। एक रखने योग्य बात है, ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक की दवाइयाँ लेनी चाहिए और उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। जिसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम, फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु से होते हैं। अगला सूक्ष्म जीव का उपयोग है वैक्सीन या टीका। ये देखो क्या होता है, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। याद करने वाली बात है। सभी बच्चों को कुछ रोगों के उपचार के लिए टीके लगाए जाते हैं। इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं।
बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका ही है। चेचक के विरुद्ध एक विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन किया गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एवं नीले हरे शैवाल, ये दोनों चित्र हैं इनके दिए गए। ये साइनोबैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल ये हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ये तो थे लाभकारी सूक्ष्म जीव। अब देखते हैं हम हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य एवं जंतुओं में एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, जो मनुष्य में रोग फैलाते हैं ऐसे सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल एवं भोजन द्वारा या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी, जुखाम, चिकनपॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुखाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। जैसा कि कोरोना से बचाव के लिए ये सब उपाय बताए गए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक सरल उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है और रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखना चाहिए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए।
मादा एनोफिलीज जो ये चित्र में दिखाई गई है। मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लेज्मोडियम, यह है मलेरिया का परजीवी जिससे मलेरिया होता है, उसका वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? इसके लिए देखते हैं क्या करना है। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों, फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे अनेक उपाय हम कर सकते हैं जिससे मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। एक सारणी दी गई है, सारणी 2.1। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। पहला कॉलम है मानव रोग, यानी कि कौन से रोग हैं। दूसरा कॉलम है रोग कारक सूक्ष्म जीव, यानी कि किन के द्वारा होते हैं। तीसरा कॉलम है संचरण का तरीका, यानी कि एक से दूसरी जगह कैसे जाते हैं और उसके बचाव के उपाय। तो सबसे पहले है क्षय रोग। ये इसका रोग कारक है जीवाणु और ये हवा द्वारा फैलता है। दूसरा रोग है खसरा, ये वायरस द्वारा फैलता है और वायु के माध्यम से फैलता है। तीसरा है चिकन पॉक्स, ये भी वायरस द्वारा होता है और वायु या सीधे संपर्क, व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से होता है। फिर है पोलियो, ये भी वायरस द्वारा होता है और हवा और पानी के द्वारा फैलता है इनसे। और इसमें आप कोरोना का भी जोड़ सकते हो, जो वायरस के द्वारा होता है, सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इसके बचाव के उपाय क्या हैं इनके? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। फिर है हैजा और टाइफाइड, ये दोनों जीवाणुओं द्वारा होते हैं, जल या भोजन के द्वारा ये होते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता इसके बचाव का उपाय है एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली-भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। फिर अगला रोग है हेपेटाइटिस ए, ये वायरस के द्वारा होता है और पानी के माध्यम से फैल सकता है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग एवं टीकाकरण। आखिरी है मलेरिया, ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है, इसका वाहक होता है मच्छर, संचरण का तरीका होता है मच्छर द्वारा ये फैलाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। इसका बचाव का उपाय है मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं रहने देना चाहिए। फिर है जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। जैसे मनुष्य में रोगकारक जीवाणु होते हैं वैसे ही जंतुओं में भी रोगकारक जीवाणु होते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशी में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। फिर है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। सारणी में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का उपयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सारणी देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। पादप रोग है पहला कॉलम। दूसरा कॉलम है कौन सा सूक्ष्म जीव से होता है और संचरण का तरीका। पहला रोग है नींबू कैंकर, ये जीवाणु द्वारा होता है और हवा द्वारा फैलता है। गेहूं की रस्ट, ये कवक द्वारा होता है और वायु एवं बीज के द्वारा एक स्थान परिवर्तित संचरण होता है।
भिंडी की पीत रोग, ये भी वायरस द्वारा होता है और कीट के द्वारा, यानी कि एक कीट भिंडी के पौधे पर बैठता है, फिर वही कीट दूसरी भिंडी के पौधे पर बैठता है तो उस पर ये असर करता है, रोग फैलाता है। फिर है खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग, नाम हमने कई बार सुना है, फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन। ये देखो क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन संदूषित होने से बचाएं। इसके लिए तरीका है खाद्य परिरक्षण, यानी कि भोजन को संदूषित होने से कैसे बचाया जाए। इसके लिए खाद्य परिरक्षण, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि खुले एवं नमी स्थान पर ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। इसी अध्याय में हमने ऊपर सबसे पहले ये पढ़ा है, सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। तो जो खाना है वो खराब हो जाता है, उसको बचाने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। आइए हम ऐसे सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। सबसे पहला है रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग संदूषित होने से बचाता है। फिर है नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें पाश्चुरीकृत दूध होता है। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक यानी कि अचानक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं।
ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियों भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। अगला पॉइंट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों यानी कि जो दालों वाले पौधे होते हैं में उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। यह देखिए कैसे होता है। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों का नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। यह नाइट्रोजन चक्र बताया हुआ है। यहाँ से शुरुआत करते हैं इसको। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, जो मिट्टी में उपस्थित है नाइट्रोजन के यौगिक, इनको जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित, यानी कि मिट्टी में जो उपस्थित है उनको गैस में बदल देते हैं जीवाणु, और वो गैस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में चली जाती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन तड़ित द्वारा, यानी कि जो आकाश में बिजली चमकती है उसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है और वापस ये मिट्टी में मिल जाती है। दूसरा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, उसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल उनका द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है, जो आगे चलकर जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर नाइट्रोजनी यौगिक बन जाते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ही जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, पौधों द्वारा उनका अवशोषण होता है और पौधों को जंतुओं द्वारा पौधों को खाया जाता है, और जंतुओं के मृत्यु होने से या उत्सर्जन से उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट है वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र के कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो स्तर है वो बराबर है, वो बना रहता है, या वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर होती है। तो इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा, अध्याय पढ़ा